हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम ESO 11 के स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है वो वीडियो है ये। और आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके उत्तर मैं आप लोगों को करवा दूंगी। पहले हम प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी और उत्पादन के बीच अंतर संबंध पर कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण जो है उसकी आलोचनात्मक चर्चा करनी है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और उत्पादन के बीच अंतर संबंध के बारे में बताइए। आपसे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाएगा, आंसर इसका सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रौद्योगिकी विकास के सामाजिक पहलू के बारे में बताइए। समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, उस पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आता है। अभी क्या ये बड़े प्रश्न है, छोटे प्रश्न इन्हीं में से छोटे बन जाएंगे और यही बड़े प्रश्न होते हैं। सामाजिक संरचना क्या है, इसके संरचनात्मक जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। अब क्या है, ये पूरा प्रश्न पूछा हमसे तो ये आपका 20 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। और जो लास्ट में पूछते हैं ना, निम्नलिखित के ऊपर टिप्पणी लिखिए, तो उसमें क्या पूछ सकते हैं, सिर्फ सामाजिक संरचना पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। कोई छोटे रूप में हुआ है, कोई बड़े में पूछा गया। पूरा का पूरा जो आपका 500 शब्दों में लिखना होता है वैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समकालीन समाज में परिवार की संकल्पना और इसके सामाजिक प्रक्रिया क्या है वो बताइए। और औद्योगिक समाज है उसमें भी परिवार की बदलती हुई भूमिका के ऊपर सवाल पूछा जाता है। समाजीकरण क्या है और पुनः समाजीकरण व समाजीकरण में अंतर, ये प्रश्न भी एक इम्पोर्टेंट बनता है। मैलिनोवस्की द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। समाजीकरण में शिक्षा व जनसंचार माध्यमों की भूमिका के बारे में बताइए। राज्य विहीन समाज क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट कुछ प्रश्न आपके जो कि है कि भारत में पाई जाने वाली सामाजिक संतुष्टि के बारे में बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, सामाजिक संरचना या सामाजिक नियंत्रण क्या है, या फिर सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये भी कोई भी इसमें से अलग अलग प्रश्न आ सकता है। लोक रीतियां व लोकाचार में अंतर, या फिर लोक रीतियां व लोकाचार क्या है, बड़ा भी पूछ सकते हैं और आपसे छोटे प्रश्न में भी पूछ सकते हैं। मानदंडों से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संस्कृति व सभ्यता में अंतर, प्रतिमान क्या है समाज में, प्रतिमानों का महत्व बताइए। साधारण समाज व जटिल समाज, प्राथमिक व द्वितीयक या फिर गौण समूह जो होते हैं वो एक ही चीज होती है, द्वितीयक या गौण समूह और एक प्राथमिक समूह, ये प्रश्न आता है। मातृवंशानुक्रम क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख प्रकार ये बताइए। प्रतिमान ये ऊपर हो चुका है, दोबारा से शायद लिखा गया है। विनगरीकरण क्या है या अतिनगरीकरण क्या है, उसके ऊपर टिप्पणी आती है। और सामाजिक तथ्य है उसके ऊपर भी टिप्पणी आती है। तो ये कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट। एक शायद एक पॉटलास जो संस्कार होता है उसके ऊपर भी पूछा जाता है प्रश्न, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो आप ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न है, इनके आंसर हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये प्रश्न ऐसे हैं, अगर आप पूरा का पूरे तैयारी कर लेंगे इन सारे प्रश्न की तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसका आंसर होगा। पहला प्रश्न, प्रौद्योगिकी और उत्पादन के बीच अंतः संबंध, यानी कि अंतः संबंध का पूछा जाए तो ये आंसर रहेगा। और उस पर अंतः संबंध पर कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी समाज में उत्पादन का स्तर और उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की विविधता इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन के लिए किस तरह की मशीनें और औजार प्रयुक्त किए जा रहे हैं। मशीनें बनाने और उनके निष्पादन में सुधार करने के लिए कितनी तकनीकें या जानकारी हासिल की है, या वहाँ पर कितने प्रशिक्षित तकनीशियन तथा इंजीनियर वहाँ पे होते हैं, यही चीज़ क्या है, यही उत्पादन का प्रौद्योगिकी पक्ष है, यानी कि प्रौद्योगिकी उत्पादन की है। प्रौद्योगिकी है उससे ही नए उत्पादन में नई प्रक्रियाएं बनती हैं। और आज का जो देश है वो इसी के ऊपर, देश की आर्थिक विकास इसी के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पे जो प्रौद्योगिकी विकास किस तरह से हो रहा है, और जो वो वहाँ के प्रौद्योगिकी निगम हो गए या सरकारी संगठन हो गए वो कैसे नए उत्पादन हो गए या फिर नई उत्पादन प्रक्रिया हो गई, उनको विकसित करने के लिए व्यवस्थित रूप से कितना अनुसंधान कार्य करवाते रहते हैं। किसी भी समाज में उत्पादन का स्तर उस समाज में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और वहाँ के सामाजिक संबंधों तथा मूल्यों पर निर्भर होता है। यदि हम उस समाज की संस्कृति में वहाँ के सामाजिक जो संरचना हो गई या मूल्य हो गए उनको अगर हम शामिल कर लेना तो कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी जो है वो सामाजिक संरचना व संस्कृति उत्पादन को प्रभावित करती है। तथ्य तो यह है कि प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना व संस्कृति
परस्पर गुथे हुए हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब कार्ल मार्क्स ने जो प्रौद्योगिकी और जो उत्पादन है उसके संबंध में क्या विचार है कार्ल मार्क्स के, वो हम देखेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 1917 में हुई रूसी क्रांति और पूर्वी यूरोप, चीन, वियतनाम, क्यूबा तथा अन्य देशों में साम्यवादी आंदोलन के प्रसार के साथ जुड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स जो थे वो उन प्रमुख सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर अपनी लेखनी चलाई थी उन्होंने, जो उनके समय में यूरोप के बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों में चर्चा के विषय बने हुए थे। यही बात राजनीतिक आंदोलनों पर भी लागू होती है। मार्क्स की गहन अंतर्दृष्टि और सशक्त विश्लेषण ने सामाजिक परिवर्तनों और विकास को समझने के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ जो है कार्ल मार्क्स ने क्या बताई थी। मार्क्स ने समाज में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्पादन की भौतिक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। मार्क्स का उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ जो है वो उसका मतलब हो गया कि जो प्रौद्योगिकी है ना, वही उत्पादन की भौतिक शक्तियों को, प्रौद्योगिकी को ही उन्होंने कहा है। मानव इतिहास में जो भी प्रौद्योगिकी प्रगति हुई है, जैसे छपाई मशीन बन गई, भाप का इंजन बना, बड़े पैमाने पर बहुत सारी वस्तुएं बनाई गई है, उसके लिए मशीनें बनाई गई हैं, ये सब चीज़ें यही दर्शाती हैं कि उत्पादन की जो शक्तियाँ लगातार विस्तार यानी कि बढ़ती जा रही है, उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्पादन के लिए क्या काम भी, मशीनें भी नई नई बढ़ती जा रही हैं। और सामाजिक व्यवस्था को ऐसे प्रौद्योगिकीय विकासों के अनुरूप बनना ही चाहिए। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के ये संबंध और विशेषकर पूंजी और श्रम के बीच जो संबंध है वे परस्पर विरोधी और संघर्ष पैदा करने वाले होते हैं। यानी कि जितना उत्पादन होगा और जो पूंजी है और श्रम है उनके बीच संबंध क्या है, विरोध पैदा करता है, एक दूसरे के साथ संघर्ष होता है इसमें। इसके अंतर्गत पूंजीपति जो है, पूंजीपति वर्ग, वो श्रमिकों का शोषण करते हैं, वो लाभ कमाते हैं और श्रमिक है उसको अपने श्रम के मूल्य से कम मजदूरी देते हैं। पूंजीवाद के अंतर्गत जब उत्पादन की शक्तियों का अधिक विकास होगा तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उत्पादन के संबंध में, पूंजी और श्रम के संबंध में उत्पादन शक्तियों की ओर अधिक प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। ऐसी स्थिति में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ऐसा परिवर्तन आएगा कि जो पूंजीपति वर्ग है ना उसका विनाश हो जाएगा और पूंजी पर समस्त समाज का अधिकार हो जाएगा। आर्थिक संरचना के बारे में मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स उनके अनुसार उत्पादन की जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध में दोनों आर्थिक संरचना व समाज की आधारभूत संरचना है उसका निर्माण होता है। इसी आर्थिक संरचना के आधार पर समाज की जो कानूनी, राजनीतिक व सामाजिक संरचना है अथवा समाज का ऊपरी ढांचा तैयार होता है। मार्क्स ने इसकी तुलना एक भवन से की है। जैसे कि भवन की नींव हमें दिखाई नहीं देती है पर मजबूती दर्शाती कि वह भवन ऊपर से उसके ऊपर बहुत, उसके क्या जितनी नींव होगी दिखाई नहीं देगी, लेकिन जितनी मजबूत नींव होगी ना उसके ऊपर बहुत सारी बिल्डिंगें, उतनी बहुमंजिला इमारत बना सकते हैं। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है उसकी आलोचना भी की है। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक व अनावश्यक बल है। मार्क्स ने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व वैधानिक ढांचे में परिवर्तन के लिए आर्थिक तत्वों को उत्तरदायी माना है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। उन्होंने भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और सामाजिक तत्वों की अवहेलना की, जबकि इन सभी का सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण हाथ होता है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के विचार में क्या है कि इतिहास का कालक्रम अनुपयुक्त है। मार्क्स ने मानव इतिहास को 5 युगों में बांटा है। उन्होंने इस क्रम बताया ना, उनसे बहुत सारे विद्वान सहमत नहीं है। वे पूंजीवाद के बाद साम्यवादी युग आने की बात कहते हैं, लेकिन रूस और चीन है वहाँ पे साम्यवाद है, तो वह उस प्रकार के पूंजीवादी युग के बाद नहीं आ सकता जिसकी कल्पना मार्क्स ने की थी। ये दोनों ही देश कृषि प्रधान देश थे, न कि औद्योगिक दृष्टि से पूर्ण विकसित देश। तो इसलिए भी कहा जाता है कि जो मार्क्स ने विचार दिया था तो उनका इतिहास का कालक्रम सही नहीं था, उन्होंने गलत बताया है। नेक्स्ट, उनकी आलोचना इस बेस पे की जाती है कि इतिहास का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव बिल्कुल भी नहीं है। मार्क्स का यह कहना भी अनुपयुक्त है कि जो इतिहास है उसका विकास राज्य विहीन समाज के निर्माण पे आकर रुक जाएगा।
क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार द्वंद्ववाद के बाद अनेक युग बदले, उसी तरह यह युग भी तो परिवर्तित होगा। यानी कि भले ही राज्य हो या ना हो, कोई संगठन हो ना हो, युग में परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। तो मार्क्स ने इसके बारे में बताया नहीं। मार्क्स का कहना यह है, मार्क्स ये कहते हैं कि है ना, आर्थिक शक्ति के द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। ये भी सही नहीं मानते हैं कई आलोचक, क्योंकि स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। वर्ग संघर्ष जो सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया था, तो बहुत सारे आलोचकों ने उनके उस जो वर्ग संघर्ष है ना, उसके सिद्धांत की भी आलोचना की है। आलोचक कहते हैं कि सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक होता है। मार्क्स सामाजिक जीवन में संघर्ष को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि सहयोग से ही सामाजिक जीवन चलता है। सहयोग के अभाव में मानव जीवन कभी का समाप्त हो चुका होता है। यानी कि हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कहते हैं ना, आदमी आदमी को मारकर नष्ट हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यदि मालिक और मजदूर परस्पर सहयोग ना करे तो उत्पादन संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि संघर्ष के लिए भी दोनों विरोधियों का सहयोग आवश्यक है। इसलिए सहयोग है वही जरूरी है, वही तत्व इम्पोर्टेंट है। संघर्ष बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल मूल नहीं है। क्रोपोत्किन व टाडे ने भी मानव प्रगति के लिए वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो ये उनकी आलोचना की गई है। अब एक उनकी आलोचना की गई है कि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं है, यानी कि उन्होंने दो वर्ग माना है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो कहते हैं कि मार्क्स ने केवल दो ही वर्गों की कल्पना की है, जबकि समाज में एक तीसरा वर्ग भी है, जिसे हम क्या बुद्धिजीवी वर्ग या फिर मध्यम वर्ग भी कहते हैं। इसमें हम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, टेक्नीशियन आदि लोगों को गिनते हैं। तो ये उन्होंने बताया नहीं, तो ये भी एक उनका सही नहीं मान सकते विचार। नेक्स्ट कुछ कहते हैं कि कुछ विचारक कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक चीज नहीं होती है। मार्क्स ने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक ही मान लेने की भूल कर दी थी। समाजशास्त्री जो थे वो आर्थिक आधार पर बहुत सारे धर्म, शिक्षा, आयु, योग्यता आदि के आधार पर भी समाज को बटाया सामाजिक वर्ग को मानते हैं। समाज में विभिन्न विभिन्न वर्ग उन बेस पे होते हैं। तो मार्क्स था वो दोनों वर्गों को एक ही मानता था। उसने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए, जो कि सही नहीं मानते ये आलोचक। क्रांति जो है वो श्रमिक वर्ग नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संभव है। मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक वर्ग क्रांति द्वारा समाज को बदल डालेगा, किंतु इतिहास यह बताता है कि सभी क्रांतियों के सूत्रधार बुद्धिजीवी लोग ही रहे हैं। लेकिन जो क्या है, मार्क्स कहता है कि नहीं, जो श्रमिक है वो क्रांति करेंगे। तो इस विचार का भी वो विरोध करते हैं। इस बात को लेनिन थे, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि क्रांति का सूत्रधार बुद्धिजीवी वर्ग होंगे। नेक्स्ट, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। मार्क्स ने मत दिया था ना कि जो अभी तक का सारा इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, लेकिन ये सही नहीं है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो थे वो दो वर्गों के बीच नहीं थे, बल्कि दो विरोधी राष्ट्रों के बीच थे। इस प्रकार से लोगों में वर्ग भावना की जगह पर राष्ट्र भावना के आधार पर विरोध पाया जाता है। मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं हुए। मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष के परिणाम बताए थे ना, वो भी सही नहीं होते। मार्क्स ने बताया था कि वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीवाद तो समाप्त हो जाएगा और साम्यवाद का स्थापना होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने पूंजीवाद के सुधार की कल्पना भी नहीं की थी। मार्क्स ने कहा था कि श्रमिक वर्ग की क्रांति निकट है और पूंजीवाद अपने विनाश के लिए पक चुका है। मार्क्स ने कहा था कि क्रांति सर्वप्रथम औद्योगिक देशों में होगी, किंतु मार्क्स की यह धारणा भी गलत सिद्ध हुई। किसी भी औद्योगिक देश में श्रमिक क्रांति नहीं हुई और साम्यवाद सबसे पहले रूस व चीन में आया, जो कि कृषि प्रधान देश ही था। तो इस तरह से इनकी आलोचना की गई है। तो अगर ये बड़ा प्रश्न है तो आपको पूरा लिखना होगा, अगर छोटा पूछा जाएगा तो आप ये आलोचना मत लिखिएगा, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट एक प्रश्न और देख लेते हैं इस वीडियो में। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के सामाजिक परिणामों का परीक्षण कीजिए। अब प्रौद्योगिकी है उसका सामाजिक प्रभाव क्या है, समाज के ऊपर आधारित जो प्रौद्योगिकी है ना, उसमें उसका इसके अंदर आंसर वो ही आएगा। प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप
विभिन्न क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन आते हैं, जिनमें से कुछ इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव या परिणाम होते हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव वे हैं जो प्रौद्योगिकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या फिर शीघ्र ही समाज में परिवर्तन यानी कि तुरंत समाज में परिवर्तन ला देते हैं, इसलिए वे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। और कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं को धीरे 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 लाते हैं और हमें क्या लॉन्ग टाइम के बाद जाके हमें दृष्टिगत होते हैं। प्रौद्योगिकी के अंदर क्या समाज पे प्रौद्योगिकी का जो समाज पे प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव जो होता है ना, वो बाद में हमें दिखता है। इससे क्या क्या होता है, पहला गतिशीलता का बढ़ना। प्रौद्योगिकी या परिवर्तन से स्थानीय व सामाजिक दोनों ही प्रकार की गतिशीलता बढ़ती है। स्थानीय गतिशीलता का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना। वर्तमान में नए नए जो उद्योग हो रहे हैं उनके कारण आवागमन व संचार के साधनों का तेजी से विकास हुआ है। अब अपनी योग्यता और साधनों को बढ़ाकर अपनी वर्गीय स्थिति को बदलने के अवसर भी लोगों को काफ़ी मिल रहे हैं। नेक्स्ट है कि नगरीकरण भी बढ़ रहा है। जब उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली द्वारा होने लगा तो ग्राम में बहुत से लोग कार्य की तलाश में नगरों में आने लगे। अनेक कारणों से कारखाने जो हैं उनके नगरीय क्षेत्रों में स्थापित होने के कारण अनेक ग्रामवासी इन कारखानों में काम करने के लिए नगर में आके बसने लगे और नगरों की जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लगी और नगरीकरण होने लगा। तो ये भी प्रौद्योगिकी का समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा। श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण हो गया। प्रौद्योगिकी परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन बड़े पैमाने पर विशालकाय कारखानों में होने लगा था। इन कारखानों में क्या अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग काम हो गए थे, क्योंकि अलग अलग काम के अलग अलग योग्यता अपने हिसाब से लोग करेंगे ना, कि भाई उसे ये काम आता है वो कर सकता है, उसी हिसाब से करेंगे तो काम सही होता है, अच्छे से होता है। इस प्रकार श्रम विभाजन होने लगा और विशेषीकरण भी बढ़ा। अब विभिन्न कार्यों को ठीक से पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। नेक्स्ट, श्रमिक संगठनों का निर्माण हुआ। समाज में के श्रमिक संगठन बन गए। उत्पादन के क्षेत्र में नवीन प्रविधियों जो है उनके काम के लिए जाने से पहले कोई ना कोई किसी प्रकार की श्रम की समस्या नहीं थी, लेकिन कारखानों में मशीन जो है ना मशीनें आने लगी, मजदूरों के बजाय मशीनों से काम लेने लग गए। इसके परिणाम स्वरूप जो कारीगर थे वो मजदूरों में बदल गए। मिल मालिक अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों से ज़्यादा काम लेने लगे और कम वेतन देने का प्रयास करने लगे। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो मजदूर है वो अपने शोषण के प्रति इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए। उन्होंने उसका विरोध करने लगे, शासन प्रणाली का विरोध करने लगे और अनेक श्रमिक संघ हैं उनके माध्यम से मजदूरों ने मिल मालिकों व सरकार के सामने अपनी मांगे रखी टाइम टाइम पे, यानी कि श्रमिक संगठन बनने लगे थे। नेक्स्ट क्या समाज में क्या हो कि सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आने लगा। प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप सामाजिक जो संबंध है वो भी बदलने लगे थे। धीरे धीरे परिवार, सामाजिक आर्थिक संबंधों की दृष्टि से परिवर्तन आने लगे। जो संबंध है उनमें जटिलता बढ़ गई। अब स्कूल जो शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगे, आजीविका के लिए कारखाने, दफ्तर, व्यापारिक संगठन पर निर्भर रहना पड़ता था। आज के विशेषीकरण के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के संगठनों का भी निर्माण होने लगा, जिससे क्या है व्यक्तियों के संबंध काफ़ी विस्तृत हो गए। वर्तमान में घनिष्ठ आमने सामने के औपचारिक संबंधों के बजाय अब क्या है कार्यात्मक, अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक संबंध ज़्यादा बनते जा रहे थे। तो ये भी समाज में परिवर्तन आया। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय विशेषताओं का फैलाव हुआ। आज प्रौद्योगिकी के कारण जो नगर के क्षेत्र है उनमें सामाजिक परिवर्तन तेजी से होने लगा। इससे क्या है ग्रामीण क्षेत्र उनका जीवन भी प्रभावित हुआ। बहुत सारे मजदूर गांव से नगरों की ओर आने लगे और वहीं पे रहने लगे, वहीं के विश्वास मूल्य आदतों को वहां पे अपनाने लगे। जब वापस गए तो वही उनकी आदतें रही, वही रहा। तो वही चीज़ें क्या है जो ग्रामीण क्षेत्र उनमें भी जो नगरीय विशेषताएं वो आती गई है और गांव में भी लोग उन भौतिक उपकरणों का प्रयोग करने लगे जो जीवन के सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योग देते, जैसे कि पंखा हो गया, हीटर, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्ड, फ्रिज। ये चीज़ें क्या धीरे 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 इस्तेमाल होने लगी और ग्रामीण और जो शहरी जनजीवन है उनमें अंतर कम होता गया, यानी कि जैसे वो लोग रहते थे वैसे ही वो लोग रहने लग गए। कुछ प्रौद्योगिकी के अप्रत्यक्ष प्रभाव भी थे, वो प्रभाव प्रत्यक्ष नजर आ रहे थे, ये प्रभाव जो है वो अप्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। क्या प्रभाव पड़े थे समाज पे? प्रौद्योगिकी के अप्रत्यक्ष प्रभाव थे कि बेकारी का बढ़ना। नवीन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत श्रम की बचत करने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ। इससे क्या है छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो कम होने लग गए और जो है ना जो लोग थे छोटे छोटे उद्योग धंधों में काम करते थे, यानी कि और मजदूरों का भी ऐसे हो गया ना, 100 मजदूर जो एक काम करते थे वो एक मशीन करने लगे तो उनको हटा देंगे। तो इस तरह से क्या बेकारी बढ़ गई, लोग बेकार ज़्यादा होने लग गए थे।
जो पारिवारिक जीवन है उसमें परिवर्तन आने लगा। प्रौद्योगिकी परिवर्तन से विवाह व परिवार क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन आए थे। इसमें क्या व्यक्तिवादिता बढ़ने लग गई, यानी कि सामूहिकवाद होता है ना वो कम हुआ और व्यक्तिवाद ने अपने अपने में सब रहने लग गए। लोगों के संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया, एकल परिवार बढ़ने लग गए थे, सब अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। समाज में स्त्रियों की स्थिति है वो सुधरने लगी। प्रौद्योगिकी के जो परिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव विवाह संस्था पर भी पड़ा। अब लेट से विवाह करने लगे, प्रेम विवाह करने लगे, अंतरजातीय विवाह, तो इसके विवाह संस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो पारिवारिक जीवन में भी काफी परिवर्तन आया था समाज में प्रौद्योगिकी के कारण। प्रतिस्पर्धा का बढ़ना, प्रौद्योगिकी है उसमें जहां श्रम विभाजन विशेषीकरण बढ़ा, साथ ही प्रतिस्पर्धा में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। अब क्या है, सब प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं एक दूसरे से। अब एक दुकान वाले कितनी चल रही है, दूसरा भी प्रतिस्पर्धा कि मैं 4 चीजें और लाऊंगा तो मेरी और ज्यादा चलेगी, या मैं इस दुकान से 2 दुकान बिल्कुल इधर इस साइड करूंगा जहां पे कस्टमर ज्यादा आते हैं। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है आपस में। विभिन्न वर्गों का उदय हुआ, प्रौद्योगिकी है उसने नवीन आर्थिक निर्माण के द्वारा सामाजिक संरचना बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो नवीन प्रौद्योगिकी है उसके कुछ साधन संपन्न लोगों के बड़े बड़े कारखानों के मालिक बन गए, ज्यादा धन कमाने लगे, तो कुछ पूंजीपति बन गए। कई लोग इन कारखानों में मजदूरों के रूप में काम करते थे तो वो जाके मजदूर वर्ग बन गए। और कुछ लोग थे जो कि आपके जो मध्यम वर्ग माना जाता है ना, वो बुद्धिजीवी है, वो वर्ग था, लेकिन वो कार्ल मार्क्स ने माना नहीं है। तो इस तरह से क्या 2 वर्ग बन गए थे, एक मजदूर वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग। धार्मिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन आया था। नवीन प्रौद्योगिकी ने ज्ञान, विज्ञान, तर्क, विवेक इनको बढ़ाकर धर्म के रूढ़िवादी पक्ष को कमजोर कर दिया। आज धर्म के उदारवादी, मानवतावादी पक्ष पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। अब व्यक्ति धार्मिक कर्म कांड में उतना विश्वास नहीं करता जितना क्या वो पहले किया करता था। विज्ञान और नवीन प्रौद्योगिकी ने विभिन्न धर्मों के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर दिया है। उसके कारण के सभी धर्म के लोग क्या आपस में एक दूसरे के धर्मों में रुचि लेने लगे हैं। तो ये भी एक समाज पे प्रभाव पड़ा है। सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया है, नवीन प्रौद्योगिकी ने व्यक्ति के मूल्य, विश्वास, आदर्शों को परिवर्तित कर दिया और जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य किया है। अब व्यक्ति सामुदायिकता के बजाय व्यक्तिवादी जीवन में अधिक रुचि लेने लगा है। नगरों में बसने वाले बहुत से लोग हैं, वे अपने क्या घर वालों को, अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी को और बच्चों को गांव में छोड़ देते हैं और अकेले ही क्या गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश रहते हैं कि खर्चा कम हो। कई बार तो यौन अनैतिकता भी पनप जाती है। ऐसी स्थिति में लोग मद्यपान करने लग जाते हैं, वैश्यावृत्ति, जुआखोरी की आदत भी उनमें हो जाती है। तो इस तरह से सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ आपके प्रौद्योगिकी विकास है उसके रिलेटेड 2 प्रश्न थे, इसके आंसर हमने इस वीडियो में देखे हैं। तो चलिए, आप लोगों के लिए आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।